अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्लैश। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इंतहाई अहम केस की समाअत हुई है। साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान के बयानी हल्फी से मुताल्लिक ये समाअत थी और इस पर शोकॉज नोटिस लिया इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने और शोकॉज नोटिस जारी भी कर दिया है उस सहाफ़ी को जिसकी जानिब से ये खबर लगाई गई, उसके चीफ एडिटर को, उसके साथ साथ साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान को भी। और उनसे सबूत मांगा गया है कि क्योंकि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है साबिक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर, तो उसका सबूत भी पेश करें और अगर सबूत पेश कर देते हैं तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। अब सवाल ये है कि क्या इस बयानी हल्फी के सामने आने के बाद नवाज शरीफ बेकसूर साबित हो जाते हैं, या फिर एक और सवाल ये है कि जो इस वक्त मिनिस्टर्स हैं, जो वफाकी वज़रा हैं, वो इस पर इतनी ज़्यादा बात क्यों कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा डिफेंड करने की कोशिश क्यों की जा रही है और इन लोगों के ऊपर इतने ज़्यादा इल्ज़ाम क्यों लगाए जा रहे हैं कि ये सब कुछ मिली भगत से हो रहा है, नून लीग की वजह से हो रहा है। इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल होने जा रहा है, इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक बिल पेश किया जाएगा। इस पर हुकूमत की जानिब से किस तरह की तैयारी की गई है, क्या नंबर्स पूरे हैं, क्या तमाम मुत्तहिदा जमातें उनके साथ हैं या नहीं है, और अपोजिशन इस सिलसिले में क्या करने जा रही है। क्योंकि पार्लियामेंट से बाहर तो हम देखते हैं कि पीडीएम इधर उधर हमें नज़र आती है कि, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर काफ़ी उनका इत्तेहाद होता है और काफ़ी उन्होंने हुकूमत के माजी में हमने देखा है कि जो कोशिशें की गई थी कानून साजी की, उसको नाकाम भी बनाया है। इस बारे में बात करेंगे। महंगाई से मुताल्लिक बात जो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा हमारा इशू होना चाहिए कि महंगाई क्या मज़ीद बढ़ने जा रही है। आम आदमी जो इस वक्त ज़रूरियात ज़िंदगी ख़रीदने की पोजीशन में नहीं रहा, क्या उससे ये भी छीन लिया जाएगा कि जो 2 वक्त की रोटी वो खाता है वो भी ना खा सके। इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद होंगे एहसन साहब, प्रेसिडेंट हैं सुप्रीम कोर्ट बार के। इसके साथ साथ मुसर्रा जमशेद चीमा साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद होंगी। अली गौहर बलोच साहब हैं, MNA हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। और पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट करेंगी आज सेनेटर सहर कामरान साहिबा। सबसे पहले एहसन वून साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, ठीक है अभी हमारे साथ मौजूद नहीं है, तो मैं आगाज़ आपसे करती हूँ। मुसर्रा जमशेद चीमा साहिबा, वैसे तो आगाज़ हमने करना है राना शमीम के बयानी हल्फी से मुतालिक, लेकिन आप क्योंकि स्टूडियो में मौजूद हैं तो NA 133 से कम्प्लीटली आउट हो गए हैं, बिल्कुल नून लीग के लिए खुला मैदान छोड़ दिया। देखें जी, नून लीग का बयानिया ये था कि वो उनको ये वहम है या जोम है या चलें सच मान लें, रियलिटी हो शायद, तो कि जी हम बड़ी पॉपुलर जमात हैं और हम तो, और PTI तो बिल्कुल भी ग्राउंड पे नहीं रही, तो इनको चाहिए था कि टेक्निकल बुनियादों पे ना, ये टेक्निकल आड़ का सहारा लिए बगैर हमें मैदान में शिकस्त देते। देखें, एज ए कैंडिडेट जमशेद इकबाल चीमा साहब के ऊपर कोई ज़ाती हैसियत में कोई मनी लॉन्ड्रिंग का, कोई किसी किस्म के उन्होंने डिफ़ॉल्ट भी करा हो, पाकिस्तान के वन ऑफ द बेस्ट टैक्स पेयर्स में से वो हैं, और एक्स फेडरल कैबिनेट मेंबर, और फिर उसके साथ मैं उनकी चूँकि कवरिंग कैंडिडेट थी, एक पाकिस्तानी सिटीज़न, और हमारा जो करियर है वो सबके सामने है, तो एक टेक्निकल एरर जिसके हम विक्टिम ठहरे और हमारी एक पूरी, मुझे ये बताएं, डेमोक्रेसी तो इस हल्के से तो निकल गई, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है एक वोटर का कि वो अपनी सियासी जमात, और PMLN के बाद सबसे ज़्यादा वोट हमने लिया और लाहौर से जो सबसे कम मार्जिन से हम हल्का हारे वो ये NA 133 है, और वहाँ से बेसिक जो अवाम से राइट छीनना के जो सबसे बड़ी सियासी जमात है, उनके जो नुमाइंदे हैं उन्हें इलेक्शन लड़ने का हक नहीं दिया जा रहा टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर, क्योंकि हमारे जो दोनों के प्रपोजर है वो सिंस एजेस लास्ट 60 ईयर से वो इसी हल्के के रिहायशी हैं, लोकल गवर्नमेंट की वो सियासत करते हैं, लोकल बॉडीज़ की, और कभी उन्होंने एप्लीकेशन नहीं दी अपने वोट चेंज करने की, और वो उन दोनों के पेरेंट्स, उनका वोट इधर है, उनकी वाइफ्स उनका इधर है, बहन भाइयों का उनका डोमिसाइल, उनकी बर्थ प्लेस, वो यहीं पैदा हुए, यहीं रहते हैं, कभी कहीं नहीं गए। और इन ग्राउंड्स के ऊपर टेक्निकल एरर की बेसिस के ऊपर हमें ये था कि चले RO साहब के पास पावर्स नहीं होती, तो वो तो हमें बड़ी उम्मीद थी कि ऑनरेबल कोर्ट्स इन टेक्निकल बुनियाद पे, और इस तरह की पूरी दुनिया के अंदर एग्जाम्पल्स मौजूद हैं कि जब एक पूरी पार्टी इस तरह की एक छोटी सी माइनर टेक्निकलिटी की वजह से, अगर वो, मुझे ये बताएंगे क्या इस इलेक्शन की कोई सेंस रहती है? इररेलेवेंट इलेक्शन जिसमें एक जमात और वो खुद ही इलेक्शन लड़ेगी, खुद ही जीत जाएगी, तो क्या ही अच्छा होता कि ये मैदान में हमारा मुकाबला करते, और जो इनका बयानिया है कि अवाम हमारे अगेंस्ट हो चुके हुए हैं, हमें उन्होंने शायद वोट नहीं करना, तो ये हमें अभी भी ये हमें इजाजत दें, अपने एतराज़ात वापस लें, क्योंकि हमारे ऊपर पर्सनल कोई ऐसी ग्राउंड नहीं बनी कि जिसकी वजह से हमें राइट ऑफ इलेक्शन से महरूम रखा जाए, और लाखों के हमारे वो वोटर्स
और जिनका राइट है अपनी सबसे बड़ी जो पाकिस्तान की सियासी जमात उसके नुमाइंदे को वोट देना, तो उन्हें वोट ऑफ राइट से महरूम रखना आई थिंक कि ये इंतहाई नामुनासिब है, इंतहाई नाइंसाफी है। बाकी कोर्ट्स के आगे हम सब ताबे हैं, हम क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि थोड़ी सी लापरवाही आपके एंड से भी थी? मतलब आपको पहली दफ़ा तो इलेक्शन नहीं लड़े, पहले भी लड़ते आए हैं, तो तजवीज़ कुनंदा या तायद कुनंदा ये जिस टेक्निकलिटी की आप बात कर रही हैं उसको पहले से ही देख लिया जाता और कोई भी मौका ना दिया जाता ऑपोजिशन को कि कोई एतराज कर सके। वो तो जो हुआ सो हुआ, वो उससे तो मैं डिसएग्री कर ही नहीं रही, लेकिन एक डेमोक्रेसी की सेंस प्रिवेल करती और एक सबसे बड़ी मुल्क की सियासी जमात को, बिकॉज ये हम इंडिविजुअल्स की बात नहीं है, हम इंडिविजुअल्स की सपोज अगर कोई कहीं कोई कमी कोताही रह गई तो आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात जिनकी वफाक में भी गवर्नमेंट है और पंजाब में भी, आप उनके नुमाइंदा को हक ही नहीं दे रहे। हम तो ये कह रहे हैं, इसी वजह से तो हमने रिट पिटीशन की और हमने 12 बल्कि PMLN के हमारे जो कोलीग्स हैं उन्होंने तो मजाक भी उड़ाना शुरू कर दिया कि ये तो रिक्वेस्ट करने पे उतर आए हैं कि भाई आप हमें मैदान में शिकस्त दें और एक अच्छा हेल्दी इलेक्शन हम लड़े, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि इस हल्के में अवाम किन को चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि डेमोक्रेसी प्रिवेल करती और ये रवायत भी शायद अगर हम डालते तो अच्छी होती, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? मुसर्रत साहब, क्या मालूम नहीं था कि तजवीज़ कुनंदा या तायद कुनंदा जो हैं वो उस हल्के के नहीं हैं? क्या ये इल्म नहीं था या फिर आपके साथ कोई धोखा हुआ? नहीं आयशा, मैं अर्ज करूं, मैं आपको बताऊं कि वो पैदा इधर हुए, उनके पेरेंट्स 133 की मैं बात कर रही हूँ, इधर पैदा हुए, वो लोकल बॉडीज के इलेक्शन लड़ते हैं, उनकी पेरेंट्स उसी एक ही मकान में 6 अफराद हैं, 5 के वोट NA 133 के और इनका वोट इधर का नहीं, और वो कोई एरिया वही बनता है लेकिन वो कोई ब्लॉक, और आपको पता है कि पूरी वोटर लिस्टें ECP को चाहिए कि कोई भी इलेक्शन, और ये जो हम कल का जो जिसके ऊपर ज्वाइंट सेशन भी बुलाया जा रहा है, जब हम वोट को इज्जत देने की बात करते हैं तो वो वोटर लिस्टें जिनके ऊपर नुमाइंदे जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर, सबसे बड़े सवालिया निशान उनके ऊपर है। मैंने अभी इस अपनी, चूंकि हमें ये इतनी बड़ी हिट आई, वोटर लिस्ट जो हमारी NA 133 की है उनके अंदर 30 to 40,000 ऐसे वोटर मौजूद है, ऐसी मखलूक मौजूद है जो उस हल्के से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, वो वहां पे रहते नहीं है, और मोर देन 40,000 ऐसे वोटर्स हैं जो लोकल हैं, रिहायशी हैं, इंक्लूडिंग आर प्रपोजर्स, जिनको बाहर के हल्कों में फेंका गया है। ये वो रिगिंग है, ये वो जराए हैं जिनकी वजह से ये आ जाते थे पार्लियामेंट के अंदर, और हम ये कह रहे हैं, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सबसे पहले रियल मैंडेट के साथ सारे जाएं, इस कॉन्फिडेंस के साथ जाए, चाहे PMLN हो चाहे पीपल्स पार्टी हो, कि जब उनके पास मैंडेट हो तो कोई दूसरा उसके ऊपर क्वेश्चन ना उठाए। इसके ऊपर हम वोटर लिस्टों के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हम इलेक्शन कमीशन में भी जा रहे हैं उन रिट करने, हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में भी, क्योंकि जब, और एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आयशा बताऊं, इलेक्शन कमीशन ने अभी एक ड्राइव शुरू की हुई है जो कि सितंबर में इन्होंने ऑर्डर्स किए थे, 7 नवंबर ऑनवर्ड हर कंस्टिट्यूएंसी के अंदर इनकी डोर टू डोर टीमें जा रही हैं जो वोटर लिस्टों को करेक्ट करेंगी। जब इलेक्शन कमीशन खुद ये मानता है कि इसमें गुंजाइश मौजूद है वोटर लिस्टों को ठीक करने की, तो फिर वो इलेक्शन शेड्यूल ही उन्होंने क्यों जारी किया? वो थोड़ा वेट कर लेते हैं। इसके ऊपर हम ना डिटेल से बात करेंगे, आगे हमारे पास ये टॉपिक भी शामिल है, तो सारा डिटेल से बताना। लेकिन सबसे पहले जो राना शमीम वाला मामला है, उनके बयान हल्फी का मामला है, उसकी बात कर लेते हैं। अली गौहर बलोच साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगी। सर, ये बताइएगा कि PMLN इसको अपनी जीत करार दे रही है, इससे फायदा क्या होगा नवाज शरीफ साहब को इस बयान हल्फी के आने से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें आयशा, मुसर्रत साहिबा इंतहाई काबिल एहतराम हैं और जमशेद साहब भी हमारे भाई हैं। अभी बात हो रही थी NA 133 के इलेक्शन की, तो मेरी तो ज़ाती राय है कि मेरे इन दोनों कोलीग्स ने बड़ा टेक्निकली इस इलेक्शन से जो है वो मतलब है कि वो फरागत हासिल की है, या यूँ कह लें कि मतलब है एक सेफ पैसेज लिया है, और मतलब है कि इस हल्के से आपको चाहिए आप हमें मत दें गोहर भाई। गुजारी ये है कि अगर तो कोई भी नहीं चले, मुसर्रत साहब मेरी आपने की बातें मैंने बड़े गौर से सुनी है, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी मेरी बात सुन लें जी। अच्छा, गुजारी ये है कि अगर कोई भी जब बंदा असम्बली का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता है, जमशेद चीमा साहब ने भी पहले कॉन्टेस्ट किया है और मुसर्रत साहब खुद इस वक्त मेंबर हैं पंजाब असम्बली की,
तो उसके लिए जो तजवीज़ कुनिंदा है और तईद कुनिंदा है, कानूनी तौर पर ना भी हो तो इखलाकी तौर पर यह है कि वो उसकी कंस्टिट्यूंसी का होना चाहिए जहाँ से वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाह रहा है। और दूसरा ये है कि ये इतना ज़रूरी कानून है कि मेरा नहीं ख्याल कि किसी कैंडिडेट को भी ये ना इल्म हो कि उसका तजवीज़ कुनिंदा और तईद कुनिंदा, और ना सिर्फ जमशेद चीमा साहब के बल्कि मुसर्रत साहिबा उनकी मिसेज हैं, इन ये भी उनकी वो मतलब है कि कवरिंग के भी थी, और इन दोनों ने मतलब है ज़रा भी गलती नहीं की कि उस हल्के से कोई तजवीज़ कुनिंदा या तईद कुनिंदा ले लें। मतलब है ऐसा अमल किया है उसके ऊपर कि दोनों ने तजवीज़ कुनिंदा और तईद कुनिंदा जो है वो ले लिए। अगर इनके पास इतना ही फुकदान था कि उधर इनके वोटर नहीं हैं, तो ये हमारे कोलीग्स भी हैं, ज़रूरी नहीं, ठीक है इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना, मैं इनकी बात से इत्तफाक करता हूँ कि इलेक्शन तो बिल्कुल लाजमी उसमें हिस्सा लेना चाहिए। ये हमें मतलब है कि बताते हम इनको तजवीज़ कुनिंदा और तईद कुनिंदा दे देते और ये इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते। मुझे याद है कि एक दफ़ा हमारी पार्टी के एक MPA थे और उनके तजवीज़ कुनिंदा और तईद कुनिंदा जब उनको MPA बने 2 साल हो चुके थे, तो उसके बाद उनको मतलब है किसी ने उनके ख़िलाफ़ केस कर दिया कि ये इनके तजवीज़ कुनिंदा और तईद कुनिंदा इनके नहीं हैं, तो वो डी-सीट हो गए, उनका री-इलेक्शन हुआ, वो फिर दोबारा कामयाब हो गए। तो बहरहाल ये तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, और बिल्कुल ये इसमें कोई शक नहीं है कि लाहौर का ये जो हल्के हैं ये माशाल्लाह नून लीग का गढ़ हैं और नून लीग अब भी कामयाब होगी। दूसरी गुजारिश ये है कि अभी आप सवाल कर रही थी कि ये जो बयान सामने ज़ाहिर है ये बयान बिल्कुल एक साबिक जज साहब ने दिया है, और उसके बाद जो है मतलब है कि उनके बेटे आज वो हैं वो कोर्ट में पेश हुए, और उन्होंने एक और साबिक जज हैं साकिब निसार साहब, उनके बारे में बात की। तो जाहिर है वो जो जज साहब जिन्होंने एफिडेविट दिया है और जो बयान दिया है, नंबर 1 तो ये है कि वो अपनी बात पर कायम है, और जो आज मीडिया पे मैंने देखा है और जो आज हाई कोर्ट में थे उनके बेटे का बयान मैं देख रहा था। फिर दूसरी बात ये है कि वो भी साबिक जो हैं वो मतलब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनको चाहिए कि वो उनके उस बयान को चैलेंज कर सकते हैं, वो इसको चैलेंज करें, उसको आकर फेस करें अगर उन्होंने नहीं दिया, और किसी फोरम पर आकर उस चीज़ की वजाहत करें। और जिन जज साहब ने दिया है, राना शमीम साहब ने, वो उसको जाहिर है मतलब है कि वो प्रूव करेंगे कि मतलब है कि वो मेरे सामने ये सारी गुफ्तगू हुई और किस तरह से हुआ। लेकिन इस पैराए में मैं एक गुजारिश ज़रूर करूँगा। आपने देखा कि जस्टिस सिद्दीकी साहब के बयानात आए, आपने देखा, पूरी कौम ने देखा कि इससे पहले जस्टिस नसीम हसन शाह की भी एक वीडियो चल रही है, उन्होंने भी अपने इंटरव्यूज़ में इसी तरह की बातें की थी। फिर उसके बाद जिस जज साहब ने वो वफात पा गए, उन्होंने मतलब है कि उनकी वीडियोज़ आई कि जिस तरह से प्रेशराइज करके उनसे ये फैसले लिए गए और ये सारे। तो ये एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि मतलब है कि ये सिलसिला पाकिस्तान में कब तक चलेगा कि जो लोग इदारों की मतलब है कि बात करते थे, बज़ाहिर तो बात की जाती है कि इदारों को मजबूत करना है, तो इससे ज़्यादा मतलब है कि इदारों के ऊपर और कौन सा हमला होगा और साहब ये लम्हा फिक्रिया अभी का तो नहीं है ना, ये तो माजी में भी हम देखें, माजी में भी लम्हा फिक्रिया था और अभी भी डेफिनेटली लम्हा फिक्रिया। लेकिन सवाल ये है कि ये बड़ा ही सेंसिटिव इशू है, जस्टिस नसीम हसन शाह साहब के अदल पर इस तरह की बात की जाए। जस्टिस नसीम हसन शाह साहब का देखे, जी आप करें। जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये बड़ा सेंसिटिव इशू है और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसका नोटिस भी लिया है और सबूत भी मांगे हैं। अब अदालत के अंदर ये केस चला गया है, और अदालत के अंदर जब कोई चीज़ हो, कोई केस चल रहा हो, तो उसके ऊपर पॉलिटिकली इस तरह से बात करना और इस तरह के बयान हल्फी को अपनी जीत करार देना, आपको लगता है कि इट इज़ राइट?
देखें, वो चूंकि डायरेक्टली जाहिर है कि मतलब है कि हम उससे मुतासर हुए, ज्यादती जो है वो हमारी लीडरशिप के साथ हुई और इन्हीं चीज़ों पर यही सबूत हैं और उनके जो केस की हैं वो मतलब उन सज़ाओं के खिलाफ अपीलें भी दायर हैं। और अगर देखें ना, बात तो पनामा से शुरू हुई, पनामा के ऊपर तो सज़ा भी ना हुई, सज़ा तो होगी अकामा के ऊपर कि बेटे की मतलब है कि वो जो कंपनी थी उसमें से तनख्वाह क्यों नहीं ड्रॉ की, तो उसके ऊपर मतलब है कि वो सजा सुनाई गई। दूसरी बात यह कि पनामा में और बहुत सारे लोगों के नाम आए थे। आज तक आपने देखा कि सिर्फ जो टारगेट किया गया था वो मतलब एक झूठा मुकदमा बनाया गया मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ और विक्टिमाइज करने के लिए, और किसी के ऊपर कोई नहीं। और उसके बाद तो एक नया पिंडोरा बॉक्स भी खुल चुका है, ये जो अब आए हैं बहुत सारे लोगों के नाम, इस पर भी बताएं मतलब है किसी ने कोई इनिशिएटिव लिया हो, कोई जुडिशल कमीशन बना हो, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई की हो, ये मामला दब जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि ये तमाम मामला जो हैं ये बाय डिज़ाइन किए जा रहे हैं। और आपके इल्म में है साकिब निसार साहब के ऊपर जो मतलब है बात की गई, आपने देखा कि जब वो चीफ जस्टिस थे तब उनके पीटीआई अरकान के साथ तस्वीरें आती थी जब वो डैम की बात करते थे, और उसके बाद ना डैम रहा ना साकिब निसार साहब रहे। तो वो मतलब है कि फंड रेजिंग के लिए जब आउट ऑफ कंट्री गए तो तमाम पीटीआई के लोग उस कैंपेन में उनके साथ साथ होते थे। यहाँ पर भी उनके घर के अंदर भी मुलाकात की तस्वीरें आम सोशल मीडिया पर सर, लेकिन किसी की तस्वीर, किसी की अगर तस्वीर है किसी सियासी रहनुमा के साथ तो उससे कुछ साबित तो नहीं हो जाता है। बहरहाल हम सहर कामरान साहिबा जो उनकी तरफ बढ़ते हैं। सहर साहिबा, आप पीपल्स पार्टी बिल्कुल साइड में होकर इस मामले को देख रही है, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि पीटीआई जो है वो इसके अगेंस्ट बयान दे रही है, उनके मिनिस्टर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कह रहे हैं कि ये क्योंकि साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान लंदन में थे तो हुसैन नवाज जो हैं वो ये सारी कार्रवाई कर रहे हैं, उनकी मिली भगत से ये हो रहा है। दूसरी तरफ नून लीग इसको अपनी जीत करार दे रही है। पीपल्स पार्टी बाहर बैठी हुई देख रही है, एनालाइज कर रही है इस सारी सिचुएशन को। क्या चल रहा है पीपल्स पार्टी में इस इशू से मुतालिक? शुक्रिया आयशा, हमारी जो तारीख है बड़ी तल्ख है, ठीक है। पीपल्स पार्टी तो विक्टिम है। आप ये देखें कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जुडिशल मर्डर, फिर इसके बाद फिर बहुत सारे वाक़यात हैं। मैं तो अब उस डेप्थ में नहीं जाना चाहती। आपने भी खुद जिक्र किया कि जब कोई केस अदालत में हो, तो मैं तो ये भी देख रही थी कि यकीनन पीटीआई का ये एक वतीरा है कि जो भी कोई इशू आ जाए उसको उतना एक्सप्लॉइट किया जाए और उसमें बाद में चाहे माफ़ी मांगनी पड़े, बाद में चाहे कंटेम्प्ट हो, लेकिन ये कि दे टेक इट टू एट दैट लेवल कि जहाँ पर मैं समझती हूँ कि डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। लेकिन ये ज़रूर मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छा है कि इसका सुओ मोटो लिया गया, लेकिन फिर मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ सुओ मोटो के बाद कि शायद हमारी डायरेक्शन दुरुस्त हो, क्योंकि जिस मुल्क का अदालती निज़ाम अच्छा हो, जिस मुल्क में अदल का निज़ाम मुनसिफाना हो, वहाँ पे बाकी तमाम मामला दुरुस्त हो जाते हैं। हमारे अफसोस की बात यह है कि हमने देखा रियासती दबाव के अंदर रहा। हमने ये देखा कि लेजिटिमाइज हुए मार्शल लॉज भी। हमने ये भी देखा कि इफ्तिखार चौधरी साहब हो या जस्टिस चीफ जस्टिस साकिब निसार हो, हमने उनका एक देखी है। ये हमारी तारीख का जो है तलख तरीन हिस्सा है। तो हम ये समझते हैं कि जहाँ पे डायरेक्शन दुरुस्त हो वहाँ पर जो है सही कदम उठाना चाहिए। बाकी ये कि दोनों तरफ से जो इल्ज़ाम लगाया वो एक साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान है, जिन पे इल्ज़ाम लगा वो साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान है। तो मैं समझती हूँ कि दोनों फरीक जो है वो आए, साकिब निसार भी आए अदालत में और वो बताएं कि साबित करें कि ये जो उनके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं ये गलत हैं, और जो मामला अदालत में है उसका फैसला तो अदालत के अंदर ही होगा। मैं तो ये किसी भी एक शख्सियत के ऊपर उंगली उठाने से पहले सोचूंगी कि हकाइक को सामने आने दिया जाए। तो ये बहुत ही मैं समझती हूँ कि ऐसे मामलात हैं जिसपे हम जरूर इस उम्मीद और इस एंटिसिपेशन के साथ देख रहे हैं कि शायद आइंदा जो है हमारा अदालती निज़ाम जो है वो दुरुस्त हो जाए। जब ये एक तहरीक चली थी अदलिया की बहाली के लिए तो उम्मीद तो तब भी यही थी, लेकिन उसके बाद हमने क्या देखा? उस तमाम चीजों को क्या हम अपनी तारीख से तलफ कर सकते हैं, या उसके बाद क्या देखा? तो फिर ये मैं समझती हूँ कि ये तो अब अदालती निज़ाम पे भी एक सवाल है कि आपने अपनी इज्जत और तौकीर का दिफा भी करना है, बहाल भी करना है और लोगों का ट्रस्ट जो है वो दोबारा इस्टेब्लिश भी करना है। हमारे यहाँ जो मैं समझती हूँ अवाम के जो केसेस हैं वो पड़े रहते हैं, वो इतने तवील जो है वो घसीटे जाते हैं कि उसके अंदर से अदल का
नाम कहीं खत्म हो जाता है। वो कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो मैं ये समझती हूँ कि जिस दिन हमारा अदालती निजाम इतना मौसर हो जाएगा कि लोगों को ये पता होगा कि अगर कोई मुजरिम जुर्म करेगा तो उसे पता होगा कि सजा मिलेगी, बिल्कुल और बिल्कुल लोगों सही को कह ये रही हैं पता आप। होगा सैर कि हम साहिबा, भी दरवाजा आपसे खटखटाएंगे। ही मैं कंटिन्यू करूं। एहसन बून साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे कानूनी राय जरा इस बयानी हल्फी से मुतालिक ले लेते हैं। एहसन साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि ये जो साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान का बयानी हल्फी है, इसकी कानूनी हैसियत क्या है? हेलो जी सर, आप सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आपने क्या क्वेश्चन किया? जी, मैंने सवाल ये किया है कि ये जो बयानी हल्फी आया है साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान का, इसकी कानूनी हैसियत क्या है? इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, ना इसका किसी मुकदमे पे इफेक्ट है। इसकी बिल्कुल किसी हवाले से कोई लीगल वैल्यू नहीं है। कोई लीगल वैल्यू नहीं है क्योंकि अब ये मामला अदालत में चला गया है। लंदन में भी इसी तरह से है या सिर्फ यहाँ पे? मैं समझता हूँ कि इसका किसी जगह पे कोई कानूनी हैसियत नहीं है इस बयान हल्फी की, फॉर द रीजन इस बयान हल्फी को पूरे का पूरा पढ़े भी तो इसमें से कोई चीज ऐसी नजर नहीं आती कि जो किसी चीज को साबित करती हो या अफेक्ट करती हो। और मैं नहीं समझता कि इनको ये बयान देना चाहिए था। ये अदालती वकार के मुनाफी है, ये सुपीरियर जुडिशरी को मुलायम करने की एक मोटिवेटेड एफर्ट है, और मैं समझता हूँ कि ये किसी भी हवाले से इसको वज़ीराई देना वो करीने इंसाफ नहीं है। आप कह रहे हैं कि ये एक मोटिवेटेड एफर्ट है अदलिया को मुलायन करने की, लेकिन सर ये बयानी हल्फी आया भी तो एक ऐसी शख्सियत की तरफ से है जो खुद अदलिया का और इस प्रोफेशन का हिस्सा रह चुका है। देखिए, अदलिया में बहुत सारे लोग आते रहे हैं, जाते रहे हैं। अब किस किस का आप नाम लेंगे कि ये एक ऐसी शख्सियत से आया है? तो हर चीज इस अदारे में बहुत सारे लोग आए हैं जिनको आप किसी हवाले से उनके सारे माल को जस्टिफाई नहीं कर सकते। सही। अच्छा सर, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इस बयान हल्फी के बाद, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि नून लीग कह रही है कि हमारे मौकिफ की जीत हो गई है, नवाज शरीफ को जो है वो सजा दी गई या उनकी जमानत जिस तरह से रोकी गई कि इलेक्शन से पहले जमानत नहीं देनी, तो क्या वो बेकसूर साबित हो जाते हैं इस बयानी हल्फी के बाद? मैं नहीं समझता कि वो भी जो ये गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उनको लीगल जो निटी-ग्रिटीज है उनका पता ही नहीं है, और बल्कि वो अपने बयानिया को कमजोर कर रहे हैं। जो उनका ओरिजिनल बयानिया है वो उसको कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अदारों का एहतराम, अदलिया का एहतराम, इसी में ही हमारे मुल्क की बका है, इसी में ही हमारी सारी जुडिशरी की बका है। और हमें चाहिए कि इस तरह के जो अमाल हैं या जो कोई शख्स इस तरह का काम करता है उसको किसी हवाले से हमने अप्रिशिएट नहीं करना, क्योंकि ये मुल्क, ये अदलिया का अदारा और ये इस मुल्क की तरक्की, यही हमारा ख्वाब है और इसके लिए ही हमने काम करना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन बून साहब हमारे मौजूद थे और इस इशू से मुतालिक उनकी ये राय है कि इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है बयानी हल्फी की। बहरहाल देखते हैं कि अदालत में अब ये केस है, इसका क्या नतीजा निकलता है। यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। अब बात करते हैं, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होने जा रहा है कल और इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक बिल पेश किया जाएगा। ये बिल पास करने के लिए हुकूमत की जानिब से क्या तैयारी की गई है और क्या अपोजिशन तैयार है कल के लिए, और ये मुत्तहिद होकर जाएंगे या फिर अलग-अलग ही जैसे बाहर हमें पीडीएम नजर आती है वैसे ही होंगे। मुसर्रत साहिबा, आपसे ही मैं सबसे पहला सवाल करती हूँ इसके बारे में, तैयारी कैसी है और कल आपको लगता है कि आप ये बिल पास करवाने में कामयाब हो जाएंगे, और प्रॉब्लम क्या है? इतना ज़्यादा मसला आपको कहाँ पे नज़र आ रहा है? इंतखाबी इस्लाहात मुल्क के लिए बेहतर होंगी, आगे इलेक्शन हमारे आने वाले बेहतर होंगे, प्रॉब्लम क्या है? आयशा, आपकी ये जो रिफॉर्म्स है इनके ऊपर कमेंट करने से पहले आई वांट टू कमेंट, जो आप पहले बात कर रही थी राना शमीम साहब की जो
स्टेटमेंट आई है बयान हल्फी, एंड आई टोटली एग्री विद एहसन भून भाई साहब। उसकी वजह यह है कि आज काशिफ अब्बासी के शो में जो राना शमीम साहब के साहबजादे हैं, उन्होंने ये बात बताई है कि राना शमीम साहब जो हैं वो PMLN के जो सिंध का जो नून लीग का वकला का विंग था उसके नायब सदर रह चुके हुए हैं। तो अब उनके जो इस बयान अल्फी है उसकी क्या हैसियत रह जाती है वो आप सबको सामने है। और फिर दे नो कि हाउ टू डील विद यू नो कि मुल्क का जितना मर्जी बड़ा इदारा है और इनमें इस चीज़ की डेर भी है और माशाल्लाह सलाहियत भी है, और बेसिकली सुप्रीम कोर्ट पे हमला करने से लेकर के ये वाले जो आजकल के मॉडर्न हमले के वीडियोस बनाना और फिर अपनी वो, और इनको तो वो कोर्ट्स चाहिए होते हैं ना हमेशा के जो जस्टिस मलिक क़य्यूम साहब की जो मशहूर ज़माना ऑडियो के जी नाराज़गी भी कोई मोल नहीं लेता और फिर जो ऑर्डर चलता है वो सुबह इम्प्लीमेंट होता है। खैर हमारे मुल्क में रिफॉर्म्स आपके मुल्क की, आपके अवाम की पहली बुनियादी ज़रूरत है। वो चाहे अदलिया में हो, वो चाहे जितने भी आपके डिपार्टमेंट्स हैं उनमें हो, और उन सबसे ज़्यादा जिन्होंने ये रिफॉर्म्स करनी है वो जिस सिस्टम के तहत आ रहे हैं उसमें रिफॉर्म्स। आयशा, आई जस्ट वांट टू आस्क एक सादा सा सवाल कि जो वोट को इज्जत है वो कैसे मिलनी है, इस सवाल का जवाब क्या है? रिफॉर्म्स हैं या एक अच्छा सा कोई सिंगर हायर करके उससे तराना बनवा के और एक स्टेज के ऊपर सारी PDM की जमातें क्लैपिंग करें और परफॉर्म करें कि जी वोट को इज्जत दो? इससे तो नहीं मिलनी, वो तो मिलनी है रिफॉर्म से। मैं ये कहती हूँ कि EVM उन रिफॉर्म्स का एक सेगमेंट है, एक पार्ट है। टोटलिटी में अगर हम बात करें, अभी जैसे भाई फरमा रहे थे कि हम इनसे उधार मांग लें प्रपोजर या सेकेंडर, वो तो मैदान लगता तो पता चलता है, बट इंशाल्लाह हम इस टेक्निकल एरर का बदला आगे लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन आ रहा उसमें लेंगे। 1 साल के बाद जनरल इलेक्शन है तो पता चल जाएगा। खैर, ये सीट पहले भी इनके पास थी, फिर चली जाएगी 1 साल के लिए, बट ऑन अ हाई मॉरल ग्राउंड ये बेहतर होता कि ये जो डेमोक्रेसी की हर वक्त बात करते हैं तो डेमोक्रेसी की सेंस प्रिवेल तब करती जब सारी सियासी जमातें लड़ती। खैर एनीवेज, अब हम बात करते हैं इस कंबाइंड जो हमारा जो मुश्तरका इजलास है इसकी। देखिए, सबसे अहम बात कि इनकी सारी PDM का मतमा नज़र या उसका नज़रिया ये जो अवाम को बताते हैं वो क्या है कि जी वोट को इज्जत दो। उस पर तराना भी बनता है, उसमें ये परफॉर्म भी करते हैं। वोट को इज्जत देने की जब बात आती है रियल सेंस में कि हमें रिफॉर्म्स करनी है, उसके ऊपर ये कोई सियासी जमात हमारे सिवा आने को तैयार नहीं होती। वजह क्या है? वजह यह है कि इनको हमेशा ये जो रिग्ड और ये वोटर लिस्ट जिसकी जद में आज हमारी पूरी जाई, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि हम दोनों कैंडिडेट उड़े, लेकिन हमारी पूरी जमात उड़ गई इस वोटर लिस्ट के कचरे और गंद की वजह से। वो वोटर लिस्ट हमने नहीं बनाई, गवर्नमेंट नहीं बनाती, ECP ने बनानी है। और इस वोटर लिस्ट के अंदर मेरे ये दोनों बहन भाई ऑनरेबल मेंबर्स बैठे हुए, इनको नहीं पता कि 40 से 50 हज़ार वोटर लिस्ट के अंदर कचरा मौजूद है जिनका रोल उसके अंदर होना ही नहीं चाहिए। वो कौन सी मखलूक है? ये हमेशा दूसरों को खलाई मखलूक कहते हैं। वोटर लिस्टों में जिन्होंने मखलूक डाली हुई है उसका भी बताया जाए। पूछ लेते हैं ना, लोकल साथ मौजूद है वो देखिए साहिबा हमारे साथ हैं। मैं अर्ज करूं आयशा, रिफॉर्म्स PTI की जरूरत नहीं है, आपके मुल्क की आवाम की जरूरत है, क्योंकि जिसको जो मैंडेट मिले वो फिर ग्रेस और रिस्पेक्ट के साथ जाके रूल करे। प्रॉब्लम क्या है ये जीत जाएंगे तो हम कहते हैं रिगिंग, ये हम जीते तो ये रिगिंग। और उसके बाद हम 2013 में जब हमने ये धरना इतनी बड़ी हमने अपनी मूवमेंट की चलाई थी तो हमने 4 हल्के खोलने का कहा था, इन्होंने नहीं खोले। इनकी बताएं कि इन्होंने कौन सा हल्का पिटिशन डाली हो, रिक्वेस्ट डाली हो और रिकॉर्ड तादाद में तब इलेक्शन 2013 का चैलेंज हुआ था, और अभी उसके कंपैरिजन में 2018 में कितनी इनकी एप्लीकेशन। ठीक है मुसर्रत साहिबा, ये जो आपके सवाल है ना हम पूछ लेते हैं साथ, क्योंकि मौजूद हैं अली साहब। मैं आपसे ये पूछूंगी जो अभी मुसर्रत साहिबा ने कहा है उसका जवाब मैं आपसे लेती हूँ, लेकिन सैर कामरान साहिबा बताइएगा कि आखिर इंतखाबी इस्लाहात जो है इसके ऊपर प्रॉब्लम क्या है? हुकूमत के साथ क्यों आके बात नहीं करती है इस सिलसिले में, या हुकूमत का साथ क्यों नहीं देती है बिल के ऊपर पीपल्स पार्टी? देखिए आयशा, सबसे पहले तो मुझे बहुत एतराज है, ये वर्ड कचरा इन्होंने किसके लिए इस्तेमाल किया है? अपने वोटर्स के लिए या दूसरी पार्टीज के वोटर्स? वो तो वोटर है ही नहीं। आई एम सॉरी, मैंने जो कचरा लफ्ज इस्तेमाल किया है जी वो वोटर नहीं है, इसलिए जी उनको बोलने दीजिए। जी सैर साहिबा बोले, आप बात करें। देखिए बात ये है कि वोटर लिस्ट में वोटर्स के नाम होते हैं ना, ठीक है, आप ये बोलें कि गलत इंदराज है, आप कुछ और बोले, मगर ये वर्ड कचरा मैं समझती हूँ वोटर्स की तौहीन है। अगर ये समझती हैं कि जो इनके वोटर्स नहीं है वो कचरा है तो ये बहुत ही मैं समझती हूँ काबिल मुजम्मत बात है।
दूसरी चीज जो है, अगर आपको रिफॉर्म्स लानी होती है ना, तो उसका एक तरीकेकार होता है, फिर आपको ज्वाइंट सेशन बुलाकर सबोटाइज नहीं करना पड़ता। जो जहां तक की बात है ईवीएम मशीन्स की, उसके ऊपर बहैसियत इदारा इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इनकी अपनी इत्तेहादी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात थे और इनकी अपनी पार्टी के अंदर तहफ़्फ़ुज़ात थे। जो पहला ज्वाइंट सेशन जो है जो कैंसिल किया गया, वो इसलिए था कि इनको पता था इनकी अपनी पार्टी से लोग नहीं आएंगे जिनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो जिनको पता है कि उन्होंने वापस जाना है अपने इलेक्शन में, अपने हलकों में अपने कैंडिडेट्स को फेस करना है। लेकिन फिर जिस तरीके से मैं समझती हूँ, ये भी एक बहुत ही गलत रिवायत है कि जिस तरीके से जोड़ तोड़ और टेलीफोन्स की सियासत होती है, फिर खाने खिलाए जाते हैं या जो है वो बुला के रखा जाता है, जो है वो बंद करके कमरों में, तो ये मैं कोई अच्छी रिवायत नहीं है। अगर आपने वाकई कोई रिफॉर्म्स लानी होती तो फिर मैं देखती कि कोई हाई मॉरल ग्राउंड मुझे नजर आता, जबकि अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो नोट बांट रहे थे, तो इमरान खान अहमद न्याजी साहब उनके खिलाफ कोई एक्शन लेते, फिर वो उनको लेके जो है अपने साथ स्टेज पर नहीं जाते, फिर ये लोग जो है इलेक्शन कमीशन पे हमले ना करते। तो बात ये है कि हाई मॉरल ग्राउंड तो मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। और उसके बाद आपको तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के अलावा मैं आपको ये बताऊं कि जब ये ईवीएम मशीन्स और ओवरसीज पाकिस्तानी की बात करते हैं ना, आयशा, मैं खुद 22 साल मुल्क से बाहर रही हूँ एज ए ओवरसीज पाकिस्तानी हु लिव्ड इन अ गल्फ कंट्री। मुझे ये पता है कि जी वहां पर जहाँ पे आपको सियासी नकलो हरकत आपकी उसकी इजाजत नहीं है सियासी अमल की, वहां पर किस तरीके से ये इलेक्शन होंगे, और जहां पर इतने बड़े मुल्क हैं जहां आपका सिफारत खाना जो है आपके कम्युनिटी को जो कि वेलफेयर का परवाह नहीं कर सकता, वहां पे किस तरीके से इलेक्शन होंगे। मैंने 2 रेफरेंडम जरूर देखे हैं जहां पे एम्बेसी जो है वो खड़े होकर वोट दिलवाती है उन लोगों से जिनके ऊपर वो असरअंदाज हो सकती है। बाकी इतने बड़े जो है वो मैं समझती हूँ कि मुल्क के अंदर जहां पे सियासी अमल हो ही ना, वहां पे किस तरीके से इलेक्शन होंगे, या वो लोग जो उनकी डुअल नेशनलिटीज हैं उनको आप देंगे। दूसरी बात है ईवीएम, जहां पे आरटीएस सिस्टम बैठ गया, जहां पे डस्का में धुंध छा गई, जहां पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स गायब हो गए, जहां पर हमें नोट बढ़ते हुए नजर आए, वहां पर आप एक ईवीएम मशीन गायब नहीं होगी। ये तो धुंध पे डिपेंड करता है कि बंदा गायब करना है कि जो है ईवीएम मशीन गायब करनी है। फिर ये कि आप लेकर आ रहे हैं इस वक्त जो है कानून साजी, उसके अंदर वो कानून साजी भी है जिसके अंदर आप जो है अपना जो स्टेट बैंक है उसको बिल्कुल पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर निकाल रहे हैं। आपने आईएमएफ को कितना सरेंडर किया है, कितना सरेंडर किया आईएमएफ के पास, कि आज पाकिस्तान के अवाम के गले में महंगाई का तौक है। और वो इत्तेहादी जिनको कल एतराज था महंगाई पे, ईवीएम पे, वो आज क्या हुआ कि जब 10 रुपए 30 पैसे सीएनजी की कीमत बढ़ी तो उन्होंने कहा हम मुतमईन है। क्या वो एक हुकूमत की नालायकी का, ना अहली का, बैड गवर्नेंस का, महंगाई का मलबा एक ही दिन में अपने कंधों पे डालने के लिए तैयार हो गए? अगर हो गए तो उसकी क्या वजूहात थी? ये बहुत सारे सवालात हैं। अगर आपने कानून साजी करनी होती तो फिर आप लेकर आते नेशनल सहर साहबा, असेंबली में, आपके जो वहाँ पर एतराज़ात amendment होती। हैं इंतखाबी इस्लाहात से मुताल्लिक, आपके जो एतराज़ात हैं, पीपल्स पार्टी के जो एतराज़ात हैं, क्या इनको डिस्कस किया गया हुकूमत के साथ के इन चीज़ों के ऊपर हमें एतराज़ात हैं, ये इंतखाबी इस्लाहात इस तरह से नहीं इस तरह से होनी चाहिए, क्योंकि बैठकर बात करने से मामले का हल निकलता है ना? बिल्कुल आयशा, मैं उसका आपको जवाब दूंगी। देखिए, पीपल्स पार्टी का ऑलरेडी इलेक्टोरल रिफॉर्म बिल मौजूद था। फिर उसके बाद जो है अभी भी जब ये बात हुई, इन्होंने जिस दिन इजलास ज्वाइंट सेशन अपना मुलतवी किया या मंसूख किया, उस दिन जो है इन्होंने जवाब ये बहाना ये बनाया कि अपोजिशन को हमने एतमाद में लेना है। तो बहाना तो ये था। फिर अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी बनी, अपोजिशन ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात लिखे, एक तरीक़ेकार जो है उसके लिए खत लिखा, तो वो तो अपोजिशन का तो आपने एक तरफ कर दिया। आपने इत्तेहादियों पे और अपने वोटर्स पे असर रसूख चलाया और ज्वाइंट सेशन का कॉल कर लिया, क्योंकि आपका मकसद बुलडोज करना है, आपका मकसद रिफॉर्म करना ही नहीं है। देखिए, अगर आपने जो है, फिर हम ये देखते हैं कि आरटीएस सिस्टम गायब ना होते, अगर जो बातें, जो वादे, जो दावे करके इमरान खान अहमद न्याजी साहब आए थे, जिस पर वो बिल जलाते थे, जिसपे वो कहते थे हुंडी से पैसा भेजो, जिसपे वो कहते थे कि जब तेल की या डॉलर कीमत बढ़ती है, जब रुपया गिरता है तो हुक्मरान चोर होता है, आज तो वो तमाम बातें हैं। तो ये तमाम बातों का जवाब इन्होंने देना है। अगर हमारी स्टीयरिंग कमेटी बनी थी, अगर आपने अपोजिशन को एतमाद में लेना था तो फिर आप लेते ना। फिर ये स्पीकर साहब से आज सवाल किया है, ये सवाल किया अपोजिशन ने कि भाई आप ये बताएं कि जब आपने ये कहा था तो अब अपोजिशन का एतमाद कहाँ गया? अब तो फिर वही बुलडोज करने की बात हो रही है, क्योंकि आपने अपने नंबर पूरे किए। ठीक है अली साहब,
अली गौहर बलोच साहब, ये बताइएगा कल के इजलास के लिए क्या ऑपोजिशन मुत्तहिद है हुकूमत के इस बिल को नाकाम बनाने के लिए, या फिर जिस तरह से पीडीएम हमें बाहर नजर आती है, कभी मिल बैठ रहे हैं, कभी नाराज हो गए हैं, कल हमें पार्लियामेंट में भी ऐसा ही नजर आएगा? देखिए आयशा, इससे पहले आपको पता है कि हुकूमती पार्टी ने जो है, जो मतलब है कि बरजमान है इक़्तिदार की कुर्सी के ऊपर, आपने देखा कि ये कुछ दिन पहले भी इन्होंने जॉइंट सेशन बुलाया था, और फिर उससे एक दिन पहले जब एक हमारी ही पार्टी के एमएनए थे जावेद शाह साहब, उन्होंने एक बिल पेश किया था और उस पर कानून साजी होनी थी, उसमें हुकूमती पार्टी को डिफीट हुई और इनको नाकामी का सामना करना पड़ा। फिर जब इन्होंने देखा कि इनके इत्तेहादी, चूँकि सारे ये वो लोग हैं, ये लोग नहीं, ये पार्टियां नहीं, ये तो एक जत्था है, मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोग हैं, और जहाँ से इनकी डोरियाँ हिलती हैं वो पूरा पाकिस्तान उससे अच्छी तरह से वाकिफ़ है। तो फिर उनको मतलब है कि उनके तहफ़्फ़ुज़ात आ चुके हैं। उसके अलावा इनकी अपनी पार्टी के अंदर बैठे हुए लोग, चूँकि इस वक्त मुल्क में दो चीज़ें हैं, एक हुकूमत की करप्शन और दूसरी महंगाई, और महंगाई के साथ फिर बेरोज़गारी। ये वो तमाम इश्यूज़ हैं जो इस वक्त मतलब पाकिस्तान के अवाम जो हैं उनको फेस कर रहे हैं। लिहाजा अब ऐसे हालात में इनको भी पता है कि ये तो ऑलरेडी एक्सपोज हो चुके हैं। डस्का के इलेक्शन में रंगे हाथों इलेक्शन चोरी करते हुए ये पकड़े गए, उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और चीफ मिनिस्टर इन्वॉल्व, इनकी हुकूमतें और पूरी हुकूमती जिस तरह से मशीनरी को इन्होंने गैर कानूनी उसका इस्तेमाल किया, वो किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है। फिर उसके बाद इन्हें ज़िमनी इलेक्शंस में आपको पता है 12 में से 11 सीटों के ऊपर शिकस्त हुई। गुजारिश करने का मकसद ये है कि इन्होंने अब जब दोबारा जॉइंट सेशन बुलाया है, 2017 में भी इलेक्शन रिफॉर्म्स हुई थी, और वो तमाम, इसमें हुकूमत और अपोजिशन का सवाल नहीं किया जाता। ये वो कुछ मामलात होते हैं जो मुशावरत के बाद इत्तफाक़ राय से तय किए जाते हैं। आप मुझे बताएं कि तमाम जो अपोजिशन की पार्टीज हैं वो 100% मुत्तहिद हैं, और बिल्कुल हाउस के अंदर जो भी मामलात चलते हैं वो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपोजिशन लीडर हैं, और वो तमाम पॉलिटिकल जितने भी पार्टी के कायदीन हैं वो उनको एतमाद में लेके चलते हैं और उनकी बामी मुशावरत के साथ चलते हैं। तो गुजारिश करने का मकसद ये है कि ये रिफॉर्म्स को हमेशा बिल्डोज करते हैं, ये लेजिस्लेशन को हमेशा बिल्डोज करते हैं। ऐसे कल के इजलास में भी आप लोग मुत्तहिद होंगे अली साहब? पीपल्स पार्टी, नून लीग, बिल्कुल हम मुत्तहिद है। जी देखें आयशा, हम मुत्तहिद होंगे नहीं, हम मुत्तहिद हैं। और आपने देखा कि इससे पहले भी हमारी 2 पार्टी मीटिंग हो चुकी हैं, जॉइंट पार्टी मीटिंग हो चुकी हैं, जिसमें मतलब है कि हमारी पार्टी के लोगों की हाजिरी तकरीबन ऑलमोस्ट 100% थी। और अब कल भी आप देख लीजिएगा हाउस के अंदर हम मुत्तहिद होंगे, और हम जो ये पूरी लेजिस्लेशन बिल्डोज करने जा रहे हैं, और फिर जो स्पीकर साहब ने लेटर लिखा जिसका सैर साहिबा अभी जिक्र कर रही थी, फिर उस पूरी जॉइंट अपोजिशन ने उनको लेटर लिखा। ये वो कानून है, ये वो जादू का डिब्बा है जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है तफजात का इजहार कर चुका है। 37 इतराज़ात हैं। इनसे ये पूछे कि इन्होंने वो इतराज़ात दूर किए। फिर उसके बाद देखें कि पूरी दुनिया में टोटल 18 कंट्रीज ऐसे थे जिनमें ये जादू का डिब्बा चलाया जाता था, या ये इसके ज़रिए इलेक्शन, उसमें से 10 ममालिक जो हैं वो, या 8 ममालिक हैं उन्होंने ये छोड़ दिया है। जर्मनी में इसके ऊपर लेजिस्लेशन हो चुकी है। ये इसमें टेक्निकल बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, ये हैक हो सकता है पूरा सिस्टम, और इसके हमारे प्रॉपर अभी तक ट्रेंड लोग भी नहीं हैं। फिर ये किन की कस्टडी में रखा जाएगा जब इलेक्शन? यहाँ पर तो आरटीएस सिस्टम के जरिए एक पाकिस्तान की मतलब है कि तारीख की सबसे बड़ी धांधली की गई 2018 के इलेक्शन में, जिसके बाद ये सिलेक्टेड हुकूमत बनाई गई। अब चूंकि इनको पता है कि इनकी कारकर्दगी जीरो है, अब इनको पता है कि इनका हर दूसरा बंदा जो काबीना में बैठा हुआ है वो करप्शन के बड़े बड़े स्कैंडल्स में मुलव्वस है, और अब ये आने वाले इलेक्शन में ये प्लानिंग कर रहे हैं कि आने वाले इलेक्शन में जो धांधली है वो इस ईवीएम मशीन के जरिए की जाए। ठीक है, मतलब है मुसर्रत साहिबा जी, अली साहब साथ ही मौजूद रहिएगा। मुसर्रत साहिबा,
हुकूमत कहती है कि ये इसलिए इंतखाबी इस्लाहात नहीं करते क्योंकि ये धांधली करना चाहते हैं और उसी तरीके से चलना चाहते हैं जैसे माजी में चलते आए हैं। ऑपोजिशन ये कहती है कि ये ईवीएम या इंतखाबी इस्लाहात इसलिए कर रहे हैं ताकि ये धांधली कर सके। अवाम क्या करे, हम किसकी तरफ देखें, कौन सच बोल रहा है और किस तरह से हमें शफाफ इलेक्शन मिलेगा? अवाम इस चीज़ से अंदाज़ा लगाए। एक तो मैं 2-3 बातों पे रिस्पॉन्ड भी करूँगी जो सेनेटर सहर कामरान साहबा ने बात की और अली भाई ने बात की। नंबर 1, मैंने एक्चुअल वोटर को, चाहे PMLN का और जो हल्के का बासी है, उनको नहीं कहा, जिनका वजूद ही नहीं है। मोस्टली उनमें से फर्जी हैं या पता नहीं कौन है, जिनका कोई लेना देना नहीं है, किसी और ज़िले में हैं भी कि नहीं, उनको मैंने बोला है। और वो चीज़ ये अभी कचरे में जाएगा ना, यूज हो गया, रद्दी, जिसका कोई जो एक्चुअल नहीं है वोटर लिस्ट, वो यानी कि जो एक्चुअल नहीं है उसको आप अगली जहाँ तक रहेगी बात, ये इनका ये जो अभी जितने भी ये एलिगेशंस लगा रहे हैं या रिफॉर्म से ये भागते हैं, ये बिल्कुल उसी बयानी है की तरह। मसलन सबसे ज़्यादा शोर ये दोनों जमातें महंगाई पे मचाती हैं ना। अभी भी इनको लगता है कि ये महंगाई की वजह से हमारी गवर्नमेंट ख्वाब देखते चली जाएगी। सिंध के अंदर किनकी हुकूमत है? पीपल्स पार्टी की। आज भी सिंध के अंदर आटा पूरे पाकिस्तान से, बिलखुसूस पंजाब से 20 रुपए क्यों महंगा है? आज भी 20 से 25 रुपए फी लीटर दूध सिंध के अंदर क्यों महंगा है? हेल्थ में क्या इन्होंने KPK से और पंजाब से बेहतर परफॉर्म किया है? अगर परफॉर्मेंस की बात है, हम इनको कह रहे हैं कि पूरी सिंध अब ये डिजर्व करता है। बाहर से लोग आते हैं इलाज करवाने। आज भी वो भुट्टो साहब को जिंदा कहते हैं, तो उनको सेहत तो अच्छी दे दो। सरत साहिबा ये कहते हैं कि बाहर से लोग इलाज कराने आते हैं सिंध में। हाँ बस माशाल्लाह सही है। फिर कुत्ते काटे की वैक्सीन भी अरेंज कर लें। इस मुल्क में अखलाकियात की रवायत ये भी रही है कि ये तो जिस तरह से वो कह रही थी कि हमने इलेक्शन पैसे बांटे, तो यहाँ पे तो लोगों से पैसे बांटने की बजाय बम बांध के लिए भी गए। सबको पता है, सिरे महल को पहले डिसओन किया गया, फिर उसको ओन कर लिया गया। तो कहने का मकसद यह है कि महंगाई इनको सिर्फ पंजाब में नजर आती है, जहां एक्चुअल महंगाई है, जो चूहे खा गए अरबों रुपए की गंदुम, वहां के लिए वहां के लोग भी, मुझे हंसी भी आती है, रोना भी आता है। ट्रक के ऊपर चढ़ के महंगाई के खिलाफ बिलावल किसी अंकल की लिखी हुई स्पीच पढ़ रहे होते हैं इस कॉन्फिडेंस के साथ कि 20 रुपए आटा मैं महंगा दे रहा हूं सिंध में, 25 रुपए फी लीटर में महंगा बेचूंगा। यही इनके एतराजात हैं फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन की तरफ। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं फिर अर्ज करूं, अवाम बेवकूफ़ नहीं है। अगला इलेक्शन 2023 का इलेक्शन परफॉर्मेंस वर्सेस परफॉर्मेंस। मसलन हमने सड़कों का जाल, कोई इनसे बात करप्शन की पूछो ना, हमने बनाई मोटरवे, 2400 किलोमीटर मोटरवे हम इनसे ज्यादा इंशाल्लाह अपना टेन्योर खत्म होने तक बनाएंगे, जिसमें 1700 से ज्यादा बन चुकी है। और एक और चीज, महंगाई इस वक्त का एक अलमिया है इंटरनेशनली, और वो ऐसा मुजजाती मुल्क है जिसमें महंगाई ने हर चीज की, आपके पानी से लेके तमाम चीजें, जब इनकी हुकूमत थी उससे कीमतें बढ़ी, लेकिन जो सड़क ये बनाते थे जिस प्राइस के ऊपर, अल्लाह के करम से और ऐसा मौजा हुआ कि इन्होंने हमसे कई साल पहले जो सड़कें मोटरवेज बनाई, हमारे से 4 गुना ज्यादा रेट के ऊपर। इसको प्लीज आप गूगल कर लें, अभी देख लें कि इनके दौर में जो सड़कें, जो ठेके दिए गए थे, उनकी क्या रेट थे और आज क्या है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दे वांट लाइसेंस ऑफ करप्शन, लाइसेंस ऑफ मैंडेट, कि इनकी 5 बजे पाकिस्तान की तारीख में विक्ट्री स्पीच किसने की? भाई सबसे सुपर रिग्ड इलेक्शन 2013 का था, जिसका नाम था RO इलेक्शन। ये वो ख्वाब देखते हैं जो कि हम इनको नहीं देखने देंगे। हम चाहते हैं कि ये आए 100 बिस्मिल्लाह एक्चुअल मैंडेट लेके आए, कोई सिस्टम बता ही दें, कोई रिफॉर्म्स। ये कहते हैं हम रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, ये नहीं कहते कि ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी तो साइन कर लेते हैं। ये 2 जमातें जो एक दूसरे का पेट फाड़ने के लिए पैसा निकालना था, इकट्ठे बैठ जाते हैं। ये रिफॉर्म्स ला के मीडिया को बता दे जी ये इनका प्लान गलत है, एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है मुसरत साहिबा, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। मैं आखिरी कमेंट लेना चाहूंगी अली गौहर साहब से। अली गौहर साहब, मुसरत साहिबा तो कह रही हैं कि जो ऑपोजिशन है वो तो चाहती है कि इस्लाहात हों, क्या आप लोग नहीं चाहते कि इंतखाबी इस्लाहात हों, या इनका एक्सपीरियंस हमसे ज्यादा ये इंट्रोड्यूस करें? देखिए, हम इस्लाहात चाहते हैं, लेकिन हम ये इनको इस मामले में सपोर्ट नहीं करेंगे कि ये मतलब है कि एक ऐसी मशीन जिस तरह के RTS सिस्टम पहले लाया गया था, फिर अब ये EVM मशीन के ज़रिए ये धांधली करना चाहते हैं। रिफॉर्म्स का मतलब है कि सारे इकट्ठे होकर मशावरत के साथ करें। आपने देखा कि इनके वज़रा ने लाइन में खड़े होकर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को गालियां दी,
फिर आज उसके बाद फिर माफियां भी मांग रहे हैं और दरखास्तें भी दे रहे हैं। दूसरी गुजारिश ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसने इलेक्शन करवाना है, हमारी बात को छोड़े, उन्होंने 37 एतराज़ात लगाए, उनमें से किसी एक का भी इनके पास जवाब नहीं है। ये उस पार्टी की नुमाइंदगी करती हैं हमारी मोहतरम मेंबर साहिबा कि जिन पार्टी के वुज़रा जो हैं वो शादियों की तकारीब में जाते हैं, साफियों को थप्पड़ रसीद कर देते हैं, टॉक शोज में जाते हैं तो जूते टेबल के ऊपर रख देते हैं। ये वो अगर ये प्रॉपर कोई पॉलिटिकल पार्टी होती तो फिर इनको पता होता कि सियासत में जो है वो रवायात क्या होती हैं। सियासत में चलना 2017 के रिफॉर्म्स हमारे टाइम में हुई, वो सारी इत्तफाक राय के साथ हुई। ऑपोजिशन, आपको पता है कि कोई भी ऑपोजिशन कितने करोड़ ठीक है अली गौर बलूच साहब, आपका पॉइंट आ गया और वक्त हमारा खत्म हो गया है आज के शो का। बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का आज हमें ज्वाइन करने के लिए, हमारे ऑफिस आने के लिए, स्टूडियो आने के लिए। बड़ी ज़बरदस्त आप लोगों के साथ डिस्कशन रही है। आई होप कि मुशावरत हो, मिल बैठ कर मसलों का हल निकले, क्योंकि इसके अलावा और कोई हल नहीं है। हमारे वज़ीर आज़म भी यही कहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए, मुज़ाकरात से मसलों का हल निकलना चाहिए। लेट्स सी कि वो किस तरह से अब मुज़ाकरात करते हैं और मसलों का हल निकालते हैं। हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।